हेलो गाइस। तो गाइस हमारा थर्मोडायनेमिक्स का 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो आज इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स का नया इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर का है ना, इससे 2-3 साल पहले का हम सवाल करेंगे नीट का, और होगा तो जेई का भी कर देंगे। तो ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा ये अभी इस लेक्चर में टॉपिक चलेगा इंटरनल एनर्जी और आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स का लॉ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए लेक्चर हमारा 3 नंबर लेक्चर है। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनर्जी। थोड़ा बहुत मैं आपको बताया था, ये वर्ड आप सुने होंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है ना, जो मैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव बताया था। तो वैसे तो इंटरनल एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चलिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यानी किसी मैटर यानी किसी सब्सटेंस के उसके अंदर जितना भी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। यानी उसके अंदर जो है, इंटरनल मतलब अंदर, अंदर वाला एनर्जी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक कोई बीकर लिया है, कुछ भी कंटेनर ले गया और इसके अंदर मैं कुछ मैटर रख दिया भाई, वो चाहे गैस हो लिक्विड है जो भी मैटर है, इसको मैं हीट करके रख दिया है ना। इसको मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका मैटर है, मान लो वाटर है, हॉट वाटर है, गर्म करके मैं छोड़ दिया, ये आपका क्या है, हॉट वाटर, जो भी है मैटर, कुछ भी मैटर है। तो यहाँ पर ये जो मैटर है यानी ये जो सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत प्रकार का एनर्जी हो सकता है। क्या क्या एनर्जी हो सकता है भाई, इसके अंदर मॉलिक्यूल सब है ना। वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, तो इसके अंदर बहुत सारा एनर्जी हो सकता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। और क्या एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा है ना। और क्या, कौन सा एनर्जी होगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी पहले समझो भाई, बहुत एनर्जी, जितना भी आप जानते हो एनर्जी सब यहाँ पर होगा। वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। और क्या होगा, और भी बहुत एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये सबका समेशन, यानी सबको अगर हम ऐड कर देंगे, यानी सबका अगर सम कर देंगे, तो जितना एनर्जी ये मैटर में मिलेगा यानी सिस्टम में मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, ये सिस्टम का है ना। तो हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी ना, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है U, डिनोट किया जाता है U में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं सबका समेशन, जितना भी आप जानते हो। मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, काइनेटिक एनर्जी लिया, न्यूक्लियर एनर्जी लिया, वाइब्रेशनल एनर्जी लिया, पोटेंशियल एनर्जी लिया। आप चाहो तो बॉन्ड एनर्जी भी ले सकते हो है ना, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि भाई यहाँ पर वाटर है तो उसका बॉन्डिंग भी तो होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल सबका, तो बॉन्ड एनर्जी भी होगा। यानी जितना प्रकार का भी यहाँ पर एनर्जी है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी के लिख दिया। और क्या होगा भाई, प्लस आपका न्यूक्लियर एनर्जी तो EN लिख दिया, प्लस आपका कौन सा है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो E पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और क्या होगा, और आपका वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सॉरी आपका बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी हुआ है ना, प्लस आपका होगा वाइब्रेशनल एनर्जी, और ई भी लिख दो। ठीक है, तो ये सब जितना भी आपका एनर्जी है सिस्टम का, सभी एनर्जी का सम यानी टोटल को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। वैसे आप यू को ई में भी डिनोट कर सकते हो है ना। इंटरनल एनर्जी यू भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। क्वेश्चन में जो भी पूछेगा समझ जाना, ई मतलब भी इंटरनल एनर्जी और यू मतलब भी इंटरनल एनर्जी। इतना दूर तक समझ में आपको आ गया। सिस्टम होता है ना, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। अब देखो,
अब यहाँ पर एक वर्ड आता है इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई एक सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम का मान लो टोटल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी मान लो इसका U1 है, क्या है, U1 है, और ये एनर्जी चेंज हो गया, मान लो इंटरनल एनर्जी ये सिस्टम का थोड़ा चेंज हो गया, कुछ टाइम के बाद चेंज हो गया इसका इंटरनल एनर्जी U2 में, मतलब U1 से U2 चेंज हो गया। अगर ये चेंज को अगर हम देखेंगे मतलब कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, दैट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी हम कहेंगे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या करेंगे भाई, U2 माइनस U1 कर देंगे। टोटल एनर्जी से हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। यानी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है ये डेल्टा E में, याद रखना, इक्वल टू हमको क्या मिल गया, U2 माइनस U1, ठीक है। ये तो हम कोई सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम का बात की। अगर रिएक्शन दे दिया भाई, वैसे केमिस्ट्री कर रहे हैं तो जगह जगह आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, आप जानते हो ना रिएक्शन का जो लेफ्ट साइड में होता है वो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। अब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी है, मान लो U2 है, U1 है, और ये प्रोडक्ट का एनर्जी U2 है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। तो अगर ये सिचुएशन में, रिएक्शन सिचुएशन में अगर हम टोटल एनर्जी यानी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, WE और डेल्टा E और डेल्टा U आप डिनोट कर सकते हो। मैं डेल्टा E लिख रहा हूँ, चलो डेल्टा U लिख देता हूँ, ठीक है, डेल्टा U, इसको भी डेल्टा U लिख दो, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, आप क्या करोगे ना, U2 मतलब प्रोडक्ट, यानी आप करोगे क्या करोगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ क्या करोगे, रिएक्टेंट करोगे, क्या करोगे, रिएक्टेंट करोगे। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन का आप निकाल सकते हो इंटरनल एनर्जी का। बात समझ में इतना दूर तक, रिएक्शन का मतलब ये फॉर्मूला डाल देना, जो मैं लिखवा रहा हूँ सब नोट करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो। चलो इतना है, कुछ नहीं है। और अब थोड़ा इसका यूनिट का बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये जान लो कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता चुका हूं, जो कि सब्सटेंस का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना क्वांटिटी में हम सब्सटेंस लेंगे, जितना क्वांटिटी में हम सिस्टम लेंगे, यानी जितना अमाउंट में हम वाटर लेंगे या फिर कोई भी केमिकल लेंगे, उसका उतना एनर्जी होगा। यानी ये आपका सिस्टम का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी सब्सटेंस का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। एक एक पॉइंट नोट करो भाई, पूछ लेगा कि इज इंटरनल एनर्जी ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको क्या लिखना है, यस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए इतना दूर तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं थोड़ा इसका इंटरनल एनर्जी के यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इंटरनल एनर्जी का यूनिट वही आपका वर्क का यूनिट के साथ सेम होता है। देखना यूनिट वैसे किसका क्या होता है ना, अर्ग, एनर्जी मतलब अर्ग ही होगा, या तो फिर आप कह सकते हो जूल, जो वर्क का था, है ना। पूरा क्लियर, बात समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। और मैं बताया था 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो 10⁷ अर्ग्स, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। यूनिट बोल लेना अर्ग, नहीं तो आपका जूल। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, इंटरनल एनर्जी और कुछ नहीं, इतना तक है। चलिए अब इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ स्टार्ट हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान सुनना, कि ये बोलता है कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, यानी आप बना नहीं सकते, कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी इसको बिगाड़ नहीं सकते, है ना। उसको एनर्जी को आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, यानी एक मतलब एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ये सब में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। वो नेचुरली है भाई, और नेचुरली वही होता है, ठीक है, वही बोलता है। यानी ये बोलता है कि एनर्जी, इट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है कि एनर्जी neither created, energy neither be created, neither be created nor be destroyed, although it can or it may be transferred और it may be convert लिख दो, ठीक रहेगा, it may be converted one to another, ठीक है। एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी हम वन फॉर्म टू अनदर लिख दो, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हुआ। अब इतना बड़ा अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो और एक ठो सुन लो कि क्या बोलता है, टोटल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी आ गया, वही चीज है, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरा यूनिवर्स का, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ऑल्दो हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं ना, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरा एनर्जी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो लिख दो, ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड, ये भी तो बड़ा हो गया ना, चलो अब छोटा वाला दूंगा आपको, इट में भी जो पूछेगा तो आप बता देना, ठीक है, बहुत इजी दूंगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। एक बॉडी से दूसरा बॉडी नहीं भाई, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी, है ना, कन्वर्ट कर सकते हो। और एक ठो देखो, तीन ठो नोट कर लेना, और एक ठो देखो, और एक तो आप कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी बोलता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तीनों याद आपको रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई पूछ ले तो भाई ये शॉर्टकट बता देना कि जो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि बाहर से सराउंडिंग से भी एनर्जी नहीं घुसता है, कि सिस्टम से भी सराउंडिंग की ओर एनर्जी नहीं जाता है, यानी पूरा प्योरली आइसोलेटेड होता है। तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी क्या होगा, उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर होगा वो क्या होगा, एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया, पूरा क्लियर। तीनों को रटना नहीं, आप समझ जाना, समझ तो गए हो कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बट एक जगह से, मतलब सॉरी एक जगह नहीं बोलना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल बात बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अब इसका तो फॉर्मुलेशन हम देखेंगे, यानी क्या क्या यहाँ से फॉर्मूला आएगा जिसको कि हम अप्लाई कर सकेंगे। ये आपका डेफिनेशन याद हो गया आपको। चलिए थोड़ा आपको मैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
जैसे मैं अब एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा तो जैसे हम एन ऑपरेशन, जो कि किताब में एक लिखा है, एन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन जो आप फैन देखे होंगे, इलेक्ट्रिक फैन में क्या कौन सा एनर्जी होता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो कि कंज्यूम होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर ये आपका क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, अगर आप फैन देखे हो, अगर फैन में क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तभी उसका प्लेट घूमेगा, यानी मैकेनिकल हो जाएगा भाई। स्विच दबाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। फिजिक्स लग गया भाई। इधर तो केमिस्ट्री था भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ये सब हुआ, जो भी हुआ। जो फैन जो घूम रहा है वो आपका मैकेनिकल हो गया, एक डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। और बहुत एग्जांपल हो, जैसे रिएक्शन का मैं बात करूं, अगर पानी है लिक्विड, अगर ये पानी को अगर हम क्या करेंगे, गैसियस फॉर्म में बनाएंगे, अगर हम पानी को, ये पानी को अगर हम लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे तो भाई यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? H2O लिक्विड है तो यहाँ पर हमको देना पड़ता है 285.5 किलो जूल। तो ये भी एक रिएक्शन में हम क्या किए ना, एनर्जी को हम यूज की, इस्तेमाल किए एक रिएक्शन करने के लिए, है ना, यानी लिक्विड से हम गैस बनाए, ठीक है। तो बहुत प्रकार का एनर्जी हो सकता है, बहुत प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा बेसिक था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख दो, तो स्किप कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला आपका किताब में है तो नोट करना। चलिए अब थोड़ा फॉर्मुलेशन की ओर बढ़ते हैं। मान लो कोई आपके पास एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम का जो एनर्जी है, ये सिस्टम में कुछ भी आपका सब्सटेंस हो सकता है, गैसियस लो, लिक्विड लो। तो ये सिस्टम का मान लो जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है आपका U1 है। क्या है? U1 है। अब ये इंटरनल एनर्जी U1 है। अब मान लो मैं यहाँ पर हीट दिया, यहाँ पर क्या दिया भाई? मैं हीट दिया। क्या दिया? हीट दिया, यानी Q दिया। तो भाई इसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा, हीट देंगे तो ये भी बढ़ेगा, यानी यहाँ पर चेंज हो गया सिस्टम, U1 प्लस Q हो गया। क्या हो गया? U1 प्लस Q हो गया। अब U1 प्लस Q हो गया तो यहाँ पर कुछ वर्क डन भी तो लगेगा, कुछ काम भी तो हो रहा है, तो प्लस W ऐड कर देनी, वर्क डन हो रहा है। यानी हमको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा, फाइनल जो हमको रिजल्ट मिलेगा, इसको भी ऐड कर दो, यानी Q प्लस, ऐसे लिख दो, U1 प्लस Q प्लस ओमेगा मत बोलना, तो W बोलना, W हो गया। क्या हो गया? W हो गया। यानी ये आपका जो फाइनल जो आपका स्टेट था, ये आपका इनिशियल स्टेट है ना, इनिशियल स्टेट था, और ये आपका फाइनल स्टेट हो गया, ये आपका फाइनल स्टेट हो गया। तो फाइनल स्टेट में आपको क्या मिला ना, इंटरनल एनर्जी, और उसके साथ साथ आपका Q, और उसके साथ साथ W। तो ये तीनों को हम बोलते हैं U2। क्या बोलते हैं? U2। ये फाइनल आपका एनर्जी है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। पहले तो इनिशियल इतना था, Q दे दिए तो ये बन गया, वर्क डन भी लग रहा है तो ये बन गया, यानी फाइनल एनर्जी ये है। चलो अब अगर ध्यान सुनना, ये हो गया, यानी हमको क्या मिला ना, फाइनल इंटरनल एनर्जी बराबर U1 प्लस Q प्लस W मिला। Q आपका क्या होता है? हीट, आगे से मैं बता चुका हूँ, ये होता है आपका वर्क डन, है ना। तो आपको यहाँ से लिख सकते हो U2 प्लस U1, इधर आएगा तो माइनस U1, और इधर हो जाएगा Q प्लस W, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ से अच्छे से लिखे U2 माइनस U1 क्या होता है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U, और इधर Q प्लस W। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया भाई इंटरनल एनर्जी का। ये जो आइडेंटिटी है भाई सब जगह पर
यूज होगा, इसको नोट करना। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस ओमेगा क्या होता है डब्ल्यू, ठीक है। यानी अगर आपको दे दिया क्यू एनर्जी दे दिया, हीट एनर्जी दे दिया और वर्क डन दे, दोनों को ऐड करोगे तो भाई क्या आएगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आएगा, ठीक है। ये नोट करना, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए 20 मिनट हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला नोट डाउन करना। अब देखो यहां पर एक चीज आता है कि यहां पर जो वर्क डन है, ये भाई वर्क डन आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है ना। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो भाई ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी डेल्टा भी होता है ना, होता है कि नहीं, होता है। तो P डेल्टा भी लिख सकते हो। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आपको मिला क्या, Q यानी हीट एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब देखना यहाँ पर ये जो प्लस है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। ये प्लस जो दिया हूं मैं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर ध्यान सुनना, अगर जो सिस्टम अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं बता चुका हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम में नेगेटिव साइन लगता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम का है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो कुछ नहीं भाई, बस माइनस हो जाएगा, है ना। यानी डेल्टा U इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी हो जाएगा। यानी ये फॉर एक्सपांसन का, ये कंप्रेशन का है, ये एक्सपांड जब करेगा गैस, आइडियल गैस, ये आपका बाय द सिस्टम का है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ चीजें आपको नोट करना है। चलिए इतना हो गया, मिटा दें, लिख लें इतना पहले। अब कुछ चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, क्वेश्चन में भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको। चलिए सबसे पहला नोट डालें, पहला पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट, ये ध्यान सुनना, जो इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा यानी डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा। कब ना, जब सिस्टम आपका, ऐसे लिखो, इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल ऑफ एन आइडियल गैस इज 0। क्या होता है भाई, 0 होता है, ये नोट करना। अगर आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, यानी आपका वर्क डन बाय द सिस्टम ऑब्वियसली होगा, ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा भाई, 0 होगा। क्या बोल रहे हैं देखो, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो हमारा जो रिलेशन हम बताए, डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में बताया, ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू बताया। तो आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल अगर होगा, है ना, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई आइसोथर्मल टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या कम होगा तो एनर्जी में फर्क आता है। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा और Q इक्वल टू भी 0 होगा। अगर हम बिठाएंगे वहाँ पर तो डेल्टा इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 नहीं बिठाएंगे तो हम Q प्लस W अगर लिखेंगे तो हमको मिलेगा Q इक्वल टू माइनस W, मिलेगा ना। अगर डेल्टा U 0 हो गया तो Q और W का रिलेशन इस प्रकार बनेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान से सुनना,
दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक मैं बता चुका हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस है सिस्टम, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा है सिस्टम का काम, अगर सिस्टम पे एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा है, एडियाबेटिक मतलब क्या होता है भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, नाइदर हीट एंटर, यानी सिस्टम में हीट एंटर नहीं करता है, नॉर लीव ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यानी हीट एंटर नहीं होता है कि लीव नहीं होता है। सो हम लिख सकते हैं Q क्या होगा, 0 होगा। सो हमारा Q इक्वल टू अगर 0 हम पुट करेंगे तो डेल्टा U जो होगा W के साथ, यानी किसके साथ, वर्क डन के साथ बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो ये W जगह पर आप AD लिख सकते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस कंडीशन में, ठीक है। नोट समझ में आ गया। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस होगा तो डेल्टा U 0 होगा, तो वो अगर हम करेंगे तो Q जो होगा माइनस W के साथ बराबर होगा। एडियाबेटिक है तो डेल्टा U बराबर होगा किसके साथ, W के साथ। इतना आपको समझ में आ गया। और कुछ नहीं भाई, अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल लेंगे प्रीवियस ईयर का, है ना, पास्ट का कुछ सवाल लेंगे। चलिए समझ में आ गया, नोट कर लिए, पूरा अच्छे से देख लो भाई, कॉन्सेप्ट पर समझ में आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े वो सबको थोड़ा अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1, छोटा छोटा क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूं, फॉर, ध्यान सुनना, फॉर चलो मैं पहला सवाल देता हूं कि डेल्टा E मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन कब, डेल्टा E कब हमेशा पॉजिटिव होगा। कंडीशन दे दिया पहला वाला ऑप्शन, सिस्टम एब्जॉर्ब्स, सिस्टम जो होगा एब्जॉर्ब हीट एंड वर्क डन ऑन इट होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कि सिस्टम एमिट हीट एंड वर्क डन ऑन इट, और ऑप्शन में नहीं लिख पाऊंगा भाई। चलो ये दोनों में से कोई एक चूज करो। ये भी नीट में आया हुआ सवाल है भाई, देखो मैं कौन सा ईयर में आया तो मेरे को मालूम नहीं चल रहा है, ये नहीं लिखा हूँ मैं कॉपी में। चलिए लेकिन नीट में आया सवाल है, मुझे मालूम है, मैं ये देखा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन करोगे पता लगा सकते हो। डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहा है, कब डेल्टा E मतलब इंटरनल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। पहला तो बोला कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वर्क डन होगा उसके ऊपर। दूसरा बोला कि सिस्टम से हीट एमिट करेगा, यानी बाहर निकलेगा और वर्क डन होगा उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं होगा, ध्यान सुनना। Q इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस W होता है। अब भाई देखो Q अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव, है ना। तो Q अगर एब्जॉर्ब करेगा और ये भी आपका क्या होगा, वर्क डन ऑन इट होगा। वर्क डन ऑन इट का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। यानी ऑब्वियसली क्या करेगा ना, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा और वर्क डन उसके ऊपर होगा, वर्क डन ऑन इट होगा। ऑन इट में प्लस लगेगा। Q अगर एब्जॉर्ब करेगा, अरे एमिट करेगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर, है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव बोला है, यानी हमेशा सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा और वर्क डन ऑन इट होगा। वर्क डन बाय इट होगा तो भाई फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल समझ में आ गया।
दूसरा सवाल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस में बोल रहा है कि डेल्टा यू माइनस क्यू के साथ बराबर होगा। बहुत कुछ ऑप्शन दिया है, 4 ठो, मैं 3 ठो बस लिखूंगा। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जो Q होगा प्लस W होगा। सी नंबर फॉर साइक्लिक प्रोसेस बोल रहा है कि Q इक्वल टू प्लस ओमेगा माइनस W होगा। अब सोच के बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट होगा? क्या होगा? अब देखो थोड़ा कहानी। Q इक्वल टू हम जानते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी होता है आपका, चेंज ऑफ इंटरनल Q प्लस W होता है। ध्यान सुनना। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, मान लो कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम 1 से चेंज हुआ, सिस्टम 2 चेंज हुआ, ठीक है। इसका इंटरनल एनर्जी U1, इसका इंटरनल एनर्जी U1, तो हम डेल्टा इक्वल टू U2 माइनस U1 करते हैं ना। अगर वही चीज को मैं उल्टा दूं, ऐसे फिर साइक्लिक ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 हो जाएगा। यानी आपका डेल्टा U क्या हो, फिर आपका क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा ना भाई, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 मिलेगा। यानी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए साइक्लिक, अगर फिर हम रिवर्स जाएंगे तो ये U2 हो जाएगा, ये U1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसके जगह पर साइक्लिक प्रोसेस में 0 दे सकते हैं, यानी Q प्लस W, सो हम Q इक्वल टू माइनस W लिख सकते हैं। तो भाई पहला वाला तो नहीं होगा, लास्ट वाला होगा। साइक्लिक प्रोसेस में ये होगा, हम दिखाएं ना। अभी ये समझ में आ गया पूरा कहानी, लिख लें इतना पहले। नेक्स्ट सवाल हम जाएंगे, पहले इतना लिख लें। हुआ चलिए और एक लास्ट सवाल हम देंगे। देखो ये जेईई का सवाल है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। ए पिस्टन, देखो बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो सब कुछ बहुत कुछ डाटा दिया है यहाँ पर, लेकिन वो सब यूज नहीं होगा यहाँ पर। ए पिस्टन filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly, REV में लिख दे रहा हूँ, reversibly from 50 मोल टू 375 मोल नहीं ml होगा, ml टू इतना ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर
constant temperature of 37 degree Celsius as it does so, ध्यान सुनना, it absorb, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दिख रहा है, absorb 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be, ऑप्शन दिया है, मतलब Q और W का वैल्यू क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, यानी Q बोल रहा है कि प्लस 208 जूल और W इक्वल टू दिया है प्लस 208 जूल। बी ऑप्शन दिया है आपका, बी ऑप्शन दिया है आपको Q इक्वल प्लस 208 जूल और ये W इक्वल टू दिया है माइनस 208 जूल, और सी ऑप्शन दिया है Q इक्वल टू माइनस 208 जूल और W इक्वल टू दिया है प्लस 208 जूल। वैसे Q और W यहाँ पर बराबर होगा, पर बस आपको माइनस ध्यान में रखना है। क्यों सॉल्यूशन देखो, अब ये जेई में आया था 2013 में आया था, ठीक है, JEE में आया था, मेन में आया था 2013 का आया हुआ सवाल है। अब देखो ये कॉन्फ्यूज करने के लिए इतना दिया, आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला डालने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ए पिस्टन है जो कि इतना मोल ऑफ एन आइडियल गैस फिल्ड हुआ है, पैक हुआ है, और वो फिर एक्सपांड किया, यानी ऊपर आया कितना से कितना वॉल्यूम, 50 ml से 375 ml, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया भाई, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया भाई, आइसोथर्मल हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में हम जानते हैं क्या होता है कि डेल्टा U जो है भाई 0 होता है, मैं नोट्स में बताया था। तो मैं बताया था कि Q जो होता है माइनस W के साथ बराबर होता है, Q तो W के साथ बराबर, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन ये जो होगा क्या होगा, माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब भाई देखो Q हमारा प्लस ये है और W माइनस ये तो नहीं है, यहाँ पर ये होगा, ये होगा Q देखो प्लस 208, W माइनस 208। आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर सेम वैल्यू अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन दिया है, एक्सपांड्स रिवर्सिबल बोल दिया, रिवर्सिबल बोल दिया है ना, और रिवर्सिबल बोल दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया भाई, कांस्टेंट लगा दिया, तो समझ जाना Q W के साथ बराबर होगा। फर्क ये रहेगा कि माइनस बस लगेगा W में, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो भाई ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैल्यू हमेशा सेम रहेगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो जहां पर कि एक्सपेंशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। जेई मेन 2013 इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा दिया था और ये ऑप्शन दिया था। पूरा क्लियर बात। तो गाइस चलिए, ये छोटा लेक्चर हुआ हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, बड़ा बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाएंगे। चलो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेक्चर वाइज, स्टेप वाइज, टॉपिक वाइज। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कहाँ पर ना, हीट नहीं, हम मिलेंगे एंथैल्पी में, ठीक है, एंथैल्पी में मिलेंगे, फिर हम हीट कैपेसिटी जाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।